हाय एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का हमारा लेक्चर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जो जो मैं कुछ बातें बोलूँगा वो एमसीक्यू ही होंगी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम ओवरव्यू लेंगे पर अच्छे से लेंगे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो समझने के लिए थोड़ा फोकस में रहिएगा, थोड़ा ध्यान में रहिएगा, थोड़ा लिंक इन रहेगा। पिछली क्लासेस पढ़ते जाएंगे, पीछे वाला कवर करते जाएंगे तो ही अगली क्लासेस समझ आएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक क्लास आप आज पढ़ रहे हैं तो दूसरी क्लास तब पढ़े जाके 15 दिन के बाद, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। पीछे वाला आप भूल जाएंगे, आगे आप गो थ्रू नहीं कर पाएंगे। जब तक आप साथ साथ में क्लासेस नहीं चलाएंगे तब तक आपको कंप्यूटर समझ नहीं आएगा। कंप्यूटर थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट है, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है, अब थोड़ा सा टेक्निकल में है, तो इसे समझने में थोड़ा वक्त लग सकता है। या फिर ऐसा करिएगा कि आप समझने के साथ साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करिएगा। उससे क्या होता है, जो चीज़ आप दिमाग में, जैसे आप कानों से सुनते हैं उसे लिखते हैं, जब उसे लिखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आइए जानते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इसे ब्रेक करते हैं, डाटाबेस क्या है, ठीक है। देखिए, जो भी हमारे पास डेटा है, ठीक है, डेटाबेस में जो भी हमारे पास डेटा है उसे मैनेज करने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए होता है जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसे लिखित में कर लेते हैं, अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये लीजिए, सबसे पहले आता है हमारे पास डेटाबेस। ये आ गया हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हम डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, हम डेटाबेस को क्या कहेंगे, हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डाटा की, ठीक है। हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड इन द वे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक हमारे पास लिस्ट है, ये ऑर्गेनाइज्ड है। मेरा नाम है, कोई और नाम लिख लो, ठीक है, अंकित, ठीक है। इनमें इसको ऑर्गेनाइज हम कैसे करेंगे, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, एज, डेजिग्नेशन, ठीक है, ठीक है, ऐसे लगा लो, कुछ भी नंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन आ जाती है, मैं टीचर हूँ, कोई स्टूडेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डेजिग्नेशन, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। डाटाबेस में क्या होता है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन आती है डेटा की, जो रिलेट करता है किसी ना किसी डिपार्टमेंट से या फिर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से। इस सारे डेटा को क्या किया जाता है, इस सारे डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। सारे डेटा को स्टोर किया जाता है एक डेटाबेस में, जिसे हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। और उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मैंने आपको एक डेटा दिया, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास डेटा है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का है। फॉर एग्जांपल आप लगा लो, ये बैंक का डेटा है, ठीक है, ये बैंक का डेटा है, हमने इसे डेटाबेस में स्टोर किया। देन इसे मैनेज करने के लिए हमें एक मैनेजमेंट सिस्टम भी तो चाहिए, जिसमें कि कोई लैकिंग ना आए, कोई हम चीज़ को एडिट कर पाएँ, किसी चीज़ को हम रीराइट कर पाएँ, रीड कर पाएँ, ठीक है, कोई माल फंक्शनिंग ना आए, कोई बग ना आए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया समझने के लिए, ठीक है। डेटाबेस हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की, रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट, ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के रिलेटेड हमारे पास डेटा है। फॉर एग्जांपल हम बैंक के डेटा को लेके एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। बैंक का डेटा है, उसे हमने मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम। जब तक हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होगा हम डेटाबेस को मैनेज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद
मैं आपको सीधी आसान भाषा में बताता हूँ DBMS क्या है। ठीक है, हमने डेटाबेस पढ़ लिया ब्रेक करके, मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ लिया। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए हमें मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। मैंने आपको बता दिया डेटाबेस क्या है। कोई भी एक कलेक्शन है हमारे पास, ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है डेटा की रिलेटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारे पास डेटा है जो हम स्टोर करते हैं किसमें, डेटाबेस में। उसे मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो DBMS है ये एक सॉफ्टवेयर टूल है हमारे पास। ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं किसमें, स्टोर करने के लिए, डेटा को रिट्राइव करने के लिए, ठीक है, और रन करने के लिए क्या, क्वेरीज में। क्वेरीज को रन करने के लिए जो कहां पे है, डेटा में है, क्वेरीज ऑन डेटा। ठीक है, देखिए अगर हमने DBMS में हमने डेटाबेस में कोई चीज़ ऐड करी, एक फाइल उसमें ऐड कर दी। ठीक है, अब हम उसे पहले हमने उसे स्टोर किया, अब हम उसे एडिट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, कुछ भी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको रन करने के लिए, उसमें क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए, डिलीट करने के लिए, ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ऑल ओवर द होल DBMS इज अ सॉफ्टवेयर टूल। ठीक है, ये थी बात हमारे किसकी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ये इतना सा हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि ऑर्गेनाइज्ड वे होता है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, ये हमारे पास एक फाइल है। ठीक है, ये DBMS है। ठीक है, अलग अलग नाम पे अलग अलग कलर के मैं हाइलाइटर्स यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, देखो सबसे पहले नाम आ गया, एज आ गई, देन एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया। सबका अलग अलग एड्रेस है, सबका अलग अलग नाम है, सबकी अलग अलग एज ग्रुप है, सबका अलग अलग ईमेल है। तो ये एक हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड डेटा है जो हम डेटाबेस में सेव करेंगे। उसे मैनेज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट सिस्टम। तो होल ओवर सबको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, बिटवीन द यूजर। ठीक है, बिटवीन द यूजर और डेटाबेस में। ठीक है, हमें डेटाबेस को एसेस कैसे करना है, हमने एक डेटाबेस को एसेस करना है विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। तो DBMS एक्ट एज अ सॉफ्टवेयर टूल जो हमें प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इंटरफेस है, ये हमें DBMS ने इंटरफेस प्रोवाइड किया है। हम इंटरफेस की मदद से हम देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या हमने इसमें डेटा को सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं। हम रोज को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं। एक सेकेंड, हम रोज को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और कॉलम्स को क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ रोज और कॉलम में सेव होगी, स्टोर होगी, तो रोज को हम रिकॉर्ड्स बोलेंगे और कॉलम्स को हम फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये इतना सा था हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, समझने में आसान है। फिर से एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि हमारे पास जो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में कलेक्शन पड़ी है डेटा की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें ऐड होते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पे, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, सोशल मीडिया साइट्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, मेडिकल डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इंडस्ट्रीज, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, ये सारे हमारे डेटाबेस एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसे जो भी डेटाबेस एप्लीकेशन सिस्टम है ये सारे DBMS की एग्जांपल हैं। ठीक है, इसमें जो भी डेटाबेस होगा उसे मैनेज कौन करेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हमारे पास एक बैंक में डेटा है। ठीक है, उसे मैनेज कौन कर रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस को हम रिट्राइव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
इतनी सी बात है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो ये रही आपके सामने एग्जांपल्स डेटाबेस एप्लीकेशंस की जो हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ को रन करने के लिए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इतना ही काम है, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, तो ये था हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देन उसके बाद ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें यही चीज़ दिखाई गई है, ये सारी पीडीएफ में वही है। मैं थर्टिकल पार्ट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसे बाद में रीड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको एप्लीकेशंस बताए। सबसे बेसिक वाले कौन से आ जाते हैं, मेन आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एसएस, माई एसक्यूएल, ऑरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ये किस किस से रिलेटेड है, किस किस से नहीं है, ये आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जो डेटाबेस, जो माइक्रोसॉफ्ट एसएस है ना, ठीक है, सेम काम करता है, डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है डेटा को, ठीक है, जिससे हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाती है, ठीक है। जो भी एप्लीकेशंस यूज होंगे माइक्रोसॉफ्ट एसएस में वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आएंगे, ठीक है। माई एसक्यूएल ये एक ओपन सोर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं बिना पेड के, ठीक है। ओपन सोर्स वो होते हैं, ओपन सोर्स वो एप्लीकेशंस होते हैं जिन्हें हम, जो पेड नहीं होते, ठीक है, जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, एप्पल स्टोर से, ठीक है। तो ये माई एसक्यूएल क्या करता है, ये एक पॉपुलर डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वेब पे। ये रिलायबल है, फास्ट है और फ्लेक्सिबल है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या काम करता है डीबीएमएस, कैसे काम करता है, ठीक है। वैसे ही ओरेकल है, ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, ये भी वैसे ही सेम वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कंपोनेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हमें कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले यूज़र तो होना ही चाहिए ना, अगर मैं नहीं हूं तो मेरा कंप्यूटर कौन यूज़ करेगा, ठीक है। जब तक मैं नहीं हूं, मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, तब तक इंटरफेस का कोई मतलब ही नहीं बनता। एंड यूज़र जो यूज़ कर रहा है, सिस्टम डेवलपर जो सिस्टम को डेवलप करते हैं, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गए कि वो कैसे काम करता है, उसमें हमें क्या एडिट करना है, क्या चीज़ें इवॉल्व करनी है, क्या नहीं करनी है, ठीक है। तो यूज़र होना ज़रूरी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रन करने के लिए, ठीक है। यूजर्स नहीं होंगे तो डेटाबेस का कोई फायदा नहीं, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस एप्लीकेशंस। डेटाबेस एप्लीकेशंस में आगे टाइप्स आती हैं कि पर्सनल कौन सी है, डिपार्टमेंटल कौन सी है, एंटरप्राइजेस कौन सी है, इंटरनल कौन सी है। तो मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई, उसमें कुछ पर्सनल है, जैसे बैंक पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल पर्सनल डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। कुछ एंटरप्राइजेस होंगी, कुछ इंटरनल होंगी, ठीक है। इसमें आगे डेटाबेस एप्लीकेशंस में टाइप आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद डीबीएमएस का सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, जिससे हम क्रिएट कर सकें, डिफाइन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डेटाबेस एसएसएस को, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा माई एसक्यूएल, ओरेकल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद आता है डेटाबेस। हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए, लॉजिकल डेटा का। देखिए, जो भी डेटा है ज़रूरी नहीं वो लॉजिकल है, अर्थमेटिक भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अर्थमेटिक भी हो सकता है, ठीक है, मैथमेटिकल भी हो सकता है, करैक्टर वाइज भी हो सकता है, ठीक है, डिजिटल भी हो सकता है, डिजिट्स में भी हो सकता है, ग्राफिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास डेटा नहीं होगा तो हम डेटाबेस को क्या करेंगे और मैनेजमेंट सिस्टम को क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है, एक डेटा की ऑर्गेनाइज कलेक्शन है। किससे रिलेटेड, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जिसे हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, और उसे मैनेज करने के लिए हमें मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो होल को हम क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर टूल है जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, क्वेरीज को रन कर सकते हैं, किसी भी बग को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता क्या है, एक इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। किसमें, यूज़र
और डेटाबेस में, ठीक है। डेटा जो हमारे पास है उसे रिट्राइव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, राइट करने के लिए, एडिट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए इंटरफेस हमें प्रोवाइड करता है। तो हमने ये इंटरफेस ऊपर देखा, कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डेटाबेस मॉडल, ठीक है। तो डेटाबेस मॉडल क्या है, एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जो पहला डेटाबेस बना था ना, किसने बनाया था? सबसे पहले बना था 1960 में, ठीक है। बनाया था चार्ल्स बैचमैन ने, चार्ल्स बैचमैन। ये सबसे पहला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन किया गया था चार्ल्स बैचमैन की तरफ से 1960 में, ठीक है। मैं तभी कहता हूँ आपको कि नोटबुक और पेन अपने पास रखिए, कोई भी चीज़ मेरे दिमाग में आई को मैं आपको ऐड ऑन करवा दूंगा, ठीक है। तो एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए यहीं ऐड कर लेते हैं। क्या प्रोवाइड करता है? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है? हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, ठीक है। और एक चीज़ और, एक चीज़ आपने ऐड करनी, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। किस पे प्रोटेक्शन? हमारे डेटा पे, ऑन डेटा, जो कि कहाँ है? हमारे डेटाबेस में, ठीक है। उसके बाद अगर हम मल्टी यूजर्स, जैसे एक टॉपिक है कोई, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च कर रहा हूँ, मैं डीबीएमएस सर्च कर रहा हूँ, व्हाट इज़ डीबीएमएस, ठीक है। तो मेरी तरह कोई और भी यही सेम टॉपिक सर्च कर रहा होगा, व्हाट इज़ डीबीएमएस। तो इन केस ऑफ मल्टी यूजर्स ये मेंटेन करता है डेटा की कंसिस्टेंसीज को, जिसमें क्या होगा, कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब भी वो चीज़ कोई लैक ना करे और उसमें कोई चीज़ रिडंडेंसी आ जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ इधर उधर उलट पलट हो जाए, जो आंसर मुझे मिलेगा वही उसे मिलेगा, ठीक है। इट मेंटेन्स डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेटाबेस मॉडल क्या क्या है, ठीक है। इस यहाँ हमें कुछ मॉडल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो जो रिलेशंस हैं इनके पार्ट से रिलेटेड या डेटा से रिलेटेड, ठीक है। तो डेटा के मॉडल्स को डिज़ाइन किया गया एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो कैसे कैसे काम करते हैं अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। हायरार्किकल मॉडल में हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इसमें हायरार्की पे सिर्फ एक बंदा बैठा होगा, उसके नीचे उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है। वन पेरेंट होगा, उसके आगे चिल्ड्रंस होंगे, ठीक है। तो ये आता है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल। तो हम पढ़ रहे थे हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में क्या है, फॉर एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होगा, एक हमारे पास हायरार्की होगी, ठीक है। उसके अंडर में सारी एंटिटीज आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक कॉलेज हो गया, इसमें एंटिटीज क्या आ गई, ये स्टूडेंट्स आ गए, ठीक है, ये टीचर्स आ गए, ठीक है। इनके ऊपर हायरार्की क्या है, कॉलेज, ठीक है। ये हायरार्किकल मॉडल आ गया। बेसिकली देखो डाटाबेस मॉडल होता क्या है, डाटाबेस मॉडल होता है एक टाइप ऑफ डेटा होता है, डेटा मॉडल होता है जो हमें डिटरमाइन करता है लॉजिकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। लॉजिकल डिज़ाइन होता है इस डेटा का, ठीक है। एक लॉजिकल डिज़ाइन होगा, प्रॉपर वे में इसको मैनेज किया जाता है, प्रॉपर वे में इसको डिस्क्राइब किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। कि कोई भी ऐसे मैनर में इसे स्टोर किया जाता है कि हमें इसे समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, कल को हमें इसमें एडिटिंग करनी पड़े, कुछ मैनिपुलेशन करना पड़े तो हम आसानी से कर सकें, ठीक है। इन सब में सबसे जो फेमस मॉडल आता है ना, वो हमारे पास आता है रिलेशनल मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल हमारे पास सबसे फेमस वाला आता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में हमने पढ़ा, ये देखिए यहाँ पे बताया गया हायरार्किकल मॉडल, ये रहा आपके सामने हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। इसमें क्या है, एक हायरार्की है, उसके नीचे मैंने आपको बड़ा बताया कि कॉलेज है, नीचे स्टूडेंट्स हैं, फिर टीचर्स हैं, ठीक है।
ठीक है। इसके नीचे भी हो सकता है कि कौन गर्ल्स कितनी हैं, बॉयज़ कितने हैं, इसके फीमेल कितना स्टाफ है हमारे पास, मेल कितना स्टाफ है। तो ये ऐसे चलता रहता, पर हायरार्की एक ही रहेगी। हायरार्की क्या थी यहाँ पे, कॉलेज इज अवर हायरार्की, किसमें, हायरार्किकल मॉडल में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क मॉडल, ठीक है। नेटवर्क मॉडल में क्या होता है, एंटिटीज को किस में डिस्क्राइब किया जाता है, ग्राफ के द्वारा, ठीक है। एक सरल पाथ होता है इसमें, एक ग्राफ की मदद से हम इसे पढ़ सकते हैं। एक सेकंड में आपको डिस्क्राइब अभी बताता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल आती है, मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। देखिए, हम बनाते हैं एक प्रोजेक्ट, हमें कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला, ठीक है। हमें क्या मिला, एक प्रोजेक्ट मिला। हमें क्या मिला, एक प्रोजेक्ट मिला। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट था, अब ये ऐसा प्रोजेक्ट है, हम इसे एक पार्ट में नहीं कर सकते, तो हमें क्या किया गया, दो ग्रुप्स में बांट दिया गया, ठीक है। एक को प्रोजेक्ट 1 दिया गया, P1, एक ग्रुप को P2 दिया गया, P2, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या था कि डिपार्टमेंट्स को दिया गया, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट्स को ये प्रोजेक्ट थे, कुछ डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। फॉर एग्जांपल ईवीएस का प्रोजेक्ट लगा लो, इन्वायरमेंट साइंस का एक प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा सा फॉरेस्ट से रिलेटेड है, थोड़ा सा हमारा बॉटनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, एक डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी, ठीक है, ठीक है। इनमें आपस में नेटवर्क जुड़ा है, ये इसका काम यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, प्रोजेक्ट 2 का यहाँ भी मिलेगा हमें और यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। इसका यहाँ भी मिलेगा, इसका यहाँ भी मिलेगा। तो एक नेटवर्क बनता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। किसका नेटवर्क है, प्रोजेक्ट का नेटवर्क है, ठीक है। प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, मेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो ये हमारे पास आता है नेटवर्क मॉडल, ठीक है। इसी मॉडल के हिसाब से हमें कोई भी चीज़ समझने में आसानी होती है, हमें कुछ भी मैनिपुलेशन करना है हमारे प्रोजेक्ट में या फिर हमारे डेटा में, हम उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट मिला था, उसमें डिपार्टमेंट बी जो है वो काम नहीं कर पा रहा सही से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मैनिपुलेशन जब हमें करनी है, तो डिपार्टमेंट जो बी था हमारे पास, इसकी असाइनमेंट हम किसी और डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। हम यहाँ चेंज कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट, इंस्टेड ऑफ डिपार्टमेंट बी, हमें डिपार्टमेंट सी को ये काम देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से कुछ एम्प्लॉइज हम इसमें चूज कर लेंगे, कुछ इसमें रख लेंगे, ठीक है। तो सबको अपना अपना काम बांट दिया जाएगा। तो ये है हमारे पास नेटवर्क मॉडल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है रिलेशनल मॉडल, ठीक है। रिलेशनल मॉडल में क्या है, रिलेशनल मॉडल में जो हमारे पास डेटा होगा वो एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक बनाते हैं डेटा, हम एक डेटा ले लेते हैं, हमने एक डेटा ले लिया, ठीक है। हमने एक डेटा लिया, ये अभी हम यहाँ पे डेटा बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, स्टूडेंट टेबल, ठीक है। हमारे पास है स्टूडेंट टेबल। उसके बाद ये इनके रोल नंबर आ जाएंगे, ये नेम आ जाएगा, ठीक है। ये इनके मार्क्स आ गए, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, तो रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 एंड रोल नंबर 4। देखिए ये कहीं ना कहीं आपस में रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, एक ही क्लास के हैं, ठीक है, एक ही बैच के हैं, एक ही सब्जेक्ट का डेटा है हमारे पास, ठीक है। नेम आ गया, कोई भी ले लो, ABC ले लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, ठीक है। ये इनके मार्क्स आ गए। तो ये जो हमारे पास रिलेशनल मॉडल है, इसमें क्या होता है
3 ही कॉलम है हमारे पास, ठीक है, समझ आ रहा है? हमारे पास 3 ही कॉलम है सेम डेटा को लेके, ठीक है, सेम क्लास के बच्चे हैं। प्राइमरी कीज हमारे पास क्या है? रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। जो प्राइमरी डेटा हमने सेव करना है वो हमारे पास क्या है कि रोल नंबर क्या है, बच्चे का नाम क्या है और मार्क्स कितने हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसे सेव किया डेटा को, कहीं ना कहीं ये आपस में रिलेशन रखता है, रिलेट करता है। एक ही टाइप का डेटा है पर बच्चे अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशनल मॉडल। ये आता है हमारे डीबीएमएस के अंदर कि हमें डेटा कैसे सेव करना है डेटाबेस में, ठीक है। हमारे पास डेटा सफिशिएंट होगा डेटाबेस में सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो हम मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करेंगे, ठीक है। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है, ठीक है। बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो आता है, ये एक हमारे पास मॉडल बनता है जिसे हम ईआर मॉडल बोलते हैं, ठीक है। ये एक कंसेप्चुअल डाटा को सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें हम एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। इसमें हमारे पास प्रॉपर डायग्राम्स रहती हैं हर एक चीज़ को रिलेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए हमारे पास एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एज अ रेक्टेंगल, एट्रीब्यूट को ओवल शेप में, रिलेशनशिप को डायमंड में, और लिंक को कैसे करते हैं? लाइन से, ठीक है। जो एंटिटी है ना, ये बेसिक यूनिट है ईआर मॉडल का। हमारे पास एंटिटी नहीं होगी तो हम मॉडल को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। एंटिटी हमारे पास क्या आती है? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, ठीक है, जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस करता है, जिसका कोई महत्व है। जैसे कि पर्सन आ गया, प्लेस आ गया। अब देखो पर्सन तो हवा में नहीं हो सकता ना, टेंजिबल ही होगा ना, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस जरूरी है किसी भी एंटिटी को ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे कि उसके बाद एंटिटी की एग्जिस्टेंस होने के बाद हम उसका पर्पस जान सकते हैं कि उसे लोन लेना है किसी बैंक से या फिर किसी चीज़ का कोर्स खरीदना है। जैसे आपने कोर्स खरीदा होगा, आप एक एंटिटी हैं तो आपने कोर्स खरीदा पढ़ने के लिए, ठीक है। कल को आपकी जॉब होती, आप एंटिटी होते, आप बैंक से लोन लेते। तो ईआर मॉडल में क्या है, ईआर डायग्राम में क्या है, उसमें सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। उस मॉडल को बनाने के लिए एंटिटी की फिजिकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। एंटिटीज क्या क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, पर्सन होना चाहिए, प्लेस होना, इवेंट होना चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। रियल वर्ड से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट और अब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एग्जांपल जॉन, जॉन क्या है? एक इंसान है, फिजिकल एंटिटी है, उसका ये कोर्स है CSC 305, ठीक है। ये कोर्स ले सकते हैं या फिर फाइल नंबर ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? जो एंटिटी सेट होता है, इसमें क्या होता है? कलेक्शन होता है एंटिटीज का। एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एंटिटीज का सेट होगा जिसमें उस समय पे कितने एम्प्लॉयज, मतलब उस समय पे कितनी एंटिटीज, फिजिकल एंटिटीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं उनके अंडर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर या फिर कहीं भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि हमारी कंपनी है एक, हमारी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब हम उन एम्प्लॉयज़ को कैसे डिफाइन करेंगे एंटिटीज़ में? एम्प्लॉय नंबर 1, हमने एक डेटा बना दिया, हमने उसमें एंटिटी ऐड करनी है। एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3, ये रमेश है, ठीक है, ये सुरेश है, ये मोनिका है, ठीक है। तो फिजिकल मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस में लेके हम एम्प्लॉयज़ को डेजिग्नेशन करें, एक मतलब प्रॉपर डेटा बना रहे हैं कि उनकी क्या डेजिग्नेशन है, कौन से डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं, कौन सी कंपनी के एम्प्लॉय हैं। तो उन्हें एक एंटिटी दी जाएगी, उन्हें एक डिफाइन किया जाएगा एंटिटी के तौर पर कि एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नंबर 2, एम्प्लॉय नंबर 3। वैसे ही सेम कॉलेज में होगा, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, टीचर नंबर 1, टीचर नंबर 2, टीचर नंबर 3, ठीक है। ये हमारा एक एंटिटी सेट आता है जिसमें एक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो रिप्रेजेंट करता है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज ए एंटिटी के तौर पर, ठीक है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ एंटिटीज आ जाती हैं आगे। एंटिटी सेट की टाइप होती है, एक वीक टाइप ऑफ एंटिटी सेट होता है हमारे पास, तो एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एंटिटी सेट होता है। तो वीक में क्या होता है? जो वीक होता है उसमें हम कुछ पार्टिकुलर अलग डायग्राम्स को बताते हैं, ठीक है।
जो स्ट्रांग होता है उसमें पार्टिकुलर अलग टाइप की डायग्राम्स यूज होती हैं, ठीक है। जो भी हमारे पास वीक एंटिटी सेट होगा, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस डिपेंड करती है कि हम उसे कैसे जनरेट कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जो वीक होगा ना उसमें कोई प्राइमरी की नहीं होगी। हमने ऊपर पढ़ा प्राइमरी की क्या थी, हमारे पास रोल नंबर, तो हमारे पास रोल नंबर नहीं है, हमारे पास थोड़ा सा डाटा जो है वो मीन्स कंसेप्चुअल है, हमारे पास पता ही नहीं है कि इसमें ये डेटा किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, तो वो वीक सेट होगा, वो हमारी एंटिटी का वीक सेट होगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होगा तो उसमें हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा किसी भी चीज़ से लेके, कोई भी मतलब हमारे पास डेटा है किसी पर्टिकुलर मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट लगा लो, बैंकिंग डिपार्टमेंट लगा लो, अगर हमारे पास प्रॉपर नहीं है कि कौन से डिपार्टमेंट का बंदा है या कौन से डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, तो हम उसे वीक एंटिटी मानेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो भी वीक एंटिटी सेट होगा उसमें हम डबल रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, ठीक है। वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग को हम सिंगल रेक्टेंगल से यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी वीक एंटिटी में होगा उसे हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। जो भी वीक एंटिटी में हमारे वीक एंटिटी सेट में हमारे पास वीक एंटिटी होगी, कोई भी जो हमारी इनपुट है वो थोड़ी सी वीक है, हमारे डेटा में हमें वीक इंफॉर्मेशन है, हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। उस सेट ऑफ एट्रीब्यूट में क्या होगा, वीक एंटिटीज मतलब बिलोंग करती है, उसमें फॉल करती हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, डबल रेक्टेंगल यूज़ करेंगे और क्या यूज़ करेंगे, डैश लाइन को यूज़ करेंगे, जैसे कि ये डैश लाइन आ गई। हम आगे इसका मॉडल पढ़ेंगे, अभी हम आगे चलते हैं तो हम अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक ER मॉडल, ठीक है, ये हमारे पास ER मॉडल आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वीक एंटिटीज होंगी उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए डबल रेक्टेंगल हमारे पास आ गया, पेमेंट है हमारे पास, डबल रेक्टेंगल है, कितनी नहीं हमें नहीं पता, ठीक है। पेमेंट का नंबर क्या है हमें वो भी नहीं पता, ठीक है। पेमेंट का नंबर नहीं पता तो हमने इसे डैश अंडरलाइन में यूज कर लिया, तो डबल रेक्टेंगल दे दिया, ये वीक एंटिटी है हमारे पास। तो लोन पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, ये हमारे पास वीक एंटिटी है। ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है कि हमने लोन दिया है, कितना लोन दिया हमें पता है, ठीक है, कितना अमाउंट है हमें पता है, लोन नंबर कौन सा हमें पता है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी आ गई जिसे हम सिंगल रेक्टेंगल से यूज करते हैं, और अंडरलाइन जो भी हमारे पास प्राइमरी की होगी वो हमारी क्या होगी, अंडरलाइन में होगी, ठीक है। उसके बाद यही स्ट्रॉन्ग एंटिटी में आपको बताया है, ठीक है। इसमें तीन एट्रीब्यूट्स होंगे, पेमेंट का नंबर हमें पता है क्या है, पेमेंट की डेट हमें पता है, फॉर एग्जांपल 12 को लिया था, ठीक है। पेमेंट का अमाउंट कितना हमें पता है, दिया क्या था, हमने लोन दिया था, एक ब्रांच से हमने लोन लिया, उसका लोन नंबर हमें पता है, अमाउंट हमें फिक्स पता है, हमें प्रॉपर नॉलेज है इस डेटा से रिलेटेड। तो ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होगा। जिस चीज़ में हमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे हम वीक एंटिटी के सेट पे बताएंगे, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनका रिप्रेजेंट होने का तरीका क्या है, जब भी हमारे पास प्राइमरी की अनअवेलेबल होगी या फिर हमें पूरा नहीं पता, उसमें हम डैश बार का यूज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे डॉटेड लाइन को यूज़ करेंगे। तो साथ में किसका करेंगे, डबल रेक्टेंगल का। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगल रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, एक प्रॉपर अंडरलाइन का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एंटिटी सेट के बारे में। तो आइए इन दोनों का डिफरेंस पढ़ते हैं। ये आ गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट, ये आ गया वीक एंटिटी सेट, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसकी एक अपनी प्राइमरी की होगी, इसमें सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे हमारे पास प्राइमरी की के माध्यम से, हमारे पास प्राइमरी की नहीं होगी, हमारे पास सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स, सफिशिएंट डेटा नहीं है। हम इसे सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज़ है मैंने आपको बताई। जब प्राइमरी की हमारे पास है तो हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अंडरलाइन से। जब हमारे पास प्राइमरी की पार्शल होगी, मतलब हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटर है, हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो हम उसे डैश्ड अंडरलाइन से करेंगे, ठीक है। जो भी मेंबर होंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट के, हम उन्हें हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एंटिटी सेट। जब हमारे पास नंबर ऑफ वीक एंटिटीज होंगी, जो सेट होगा हमारे पास वीक एंटिटी सेट होगा, उसे हम सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट बोलेंगे। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जो हमारे स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है उसे हम डोमिनेंट एंटिटी सेट बोलेंगे, जो हमारे पास वीक एंटिटी सेट है उसे हम सबऑर्डिनेट एंटिटी सेट बोलेंगे। ठीक है, जो प्राइमरी की है उसका एक अपना एट्रीब्यूट होगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये देखिए लोन नंबर, ये यूनिक होगा। मैंने लोन लिया मेरा अलग होगा, आपने लोन लिया तो आपका अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे लोन का नंबर है 1, आपके लोन का नंबर है 2, तो मैं आपका लोन नहीं दे सकता, आप मेरा लोन नहीं दे सकते। ठीक है, यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, यूनिक एंटिटी एट्रीब्यूट का यूनिक आइडेंटिफाइड एक सोर्स होगा। ठीक है, यूनिक एड्रेस होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, जो इसमें जो प्राइमरी की है ना वो वीक होगी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा, पार्शियल की और प्राइमरी की का कॉम्बिनेशन होगा जो पार्शली होगा। ठीक है, इसमें हम क्या, हमारे पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो भी रिलेशनशिप होगा टू स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डायमंड सिंबल से। ठीक है, रिलेशनशिप हमने पढ़ा, इन दोनों में रिलेशनशिप है। ठीक है, ये रहा रिलेशनशिप ये, लेकिन हमारे पास दोनों स्ट्रांग नहीं थी तो हमने डबल डायमंड से रिप्रेजेंट किया। अगर हमारे पास ये भी स्ट्रांग होती, ये भी स्ट्रांग एंटिटी सेट होता, तो हम क्या करते, सिंगल डायमंड से इसको रिप्रेजेंट करते। ठीक है, हमारे पास डबल डायमंड है, इसका मतलब एक जो है हमारे पास वो स्ट्रांग एंटिटी सेट है, एक हमारे पास वीक एंटिटी सेट है। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, गॉट इट। ये थी हमारे पास, ये डिफरेंस हमारा चल रहा है अभी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो जो हमारा ऊपर एंटिटी सेट में हमें डबल डायमंड देखने को मिला, रिलेशनशिप देखने को मिला वीक एंटिटी सेट में और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट में, उसे हम किससे कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। ठीक है, देन उसके बाद जो लाइन कनेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, विद दिस रिलेशनशिप ऑफ सिंगल। ठीक है, जो भी लाइन कनेक्ट करेगी, जैसे ये लाइन कनेक्ट कर रही है सिंगल से, ये देखिए लाइन कनेक्ट कर रही है। ठीक है, देन उसके बाद जो वीक आइडेंटिफिकेशन में होगा उसे हम डबल से करेंगे, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप इज डबल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में सिंगल रिलेशनशिप लाइन होगी और वीक में डबल रिलेशनशिप लाइन होगी। ठीक है, जो पार्टिसिपेशन होगी रिलेशनशिप में वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। ठीक है, देखिए जो भी पार्टिसिपेशन होगी रिलेशनशिप्स में, जैसे ये पार्टिसिपेशन है रिलेशनशिप्स में, लोन नंबर, अमाउंट, ये पार्टिसिपेशन है, इनकी पार्टिसिपेशन हो रही है, ये एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेशन एग्जिस्ट पक्का करेगी। ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग होंगे और पक्का होंगे। ठीक है, ये था हमारे पास डिफरेंस। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे डोमेन वैल्यूज़ के बारे में, उसके बाद हमें पढ़ेंगे थोड़ा आइडेंटिटी टाइप्स क्या होता है, एंटिटी टाइप्स क्या है हमारे पास, इनमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, डोमेन नेम क्या, डोमेन क्या होता है, तो फंक्शंस क्या हैं डीबीएमएस के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं अगली क्लास में आपके लिए वो डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।